नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के तृतीय सप्ताह में आपका स्वागत है। तृतीय सप्ताह का आज तृतीय व्याख्यान है, किंतु सामस्त्येन यह चतुर्दश व्याख्यान है, अर्थात लेक्चर 14 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर 14 में आज हम एत्येधत्यूट्सु नामक सूत्र को लेकर के अध्ययन करेंगे तथा इस सूत्र के अंतर्गत आने वाले वार्तिकों का भी अध्ययन इस कक्षा में किया जाएगा और इस अध्ययन के अंतर्गत हमें कई अन्य विषय भी आज जानने को मिलेंगे। इसी के साथ अब पाठ्य विषय के लिए अगर हम स्लाइड को देखें तो हमें दिखेगा कि एत्येधत्यूट्सु की व्याख्या एवं उदाहरण के साथ हम इसके अंतर्भूत वार्तिक, जिसमें 4 वार्तिक हमको दिखते हैं। ऐसे बहुत ही कम सूत्र हैं संस्कृत व्याकरण में जहाँ पर एक सूत्र में 4 वार्तिक दिए गए हों, तो उन 4 वार्तिकों का क्रम से हम अध्ययन करेंगे। तो अब एत्येधत्यूट्सु सूत्र की व्याख्या को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए अग्रिम स्लाइड को हम देखेंगे तो हमको दिखेगा कि एत्येधत्यूट्सु। अब यहाँ पर यदि हम अनुवर्तन के साथ इसका अर्थ निकालें तो मिलेगा आत एचि एति एधति ऊट्सु पूर्वपरयोः एकः गुणः। अस्तु, इसका क्या मतलब हो गया कि पदांत अ के बाद यदि एति एधति धातु आ जाए अथवा ऊठ आ जाए, अब ये जो एति है ये इण धातु का रूप होना चाहिए। इस विषय को भी बात करेंगे, परंतु अभी के लिए समझिए अ के पश्चात अगर एति एधति ऊठ बाद में आ जाए तो वृद्धि एकादेश हो जाता है। यह आद्गुण और एंगी पर रूपम का अपवाद है। एंगी पर रूपम का अध्ययन हम आगे देखेंगे, किंतु अभी के लिए आद्गुण हम देख चुके हैं, तो आद्गुण का यह अपवाद है। कैसे, यह भी स्पष्ट हो जाएगा एवं एंगी पर रूपम के प्रसंग में इसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे तो हमको और अच्छे से यह विषय ज्ञात हो जाएगा। अस्तु, अब उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो उप एति। अब यहाँ पर देखें, यह जो एति है ये इण धातु का होना चाहिए, अर्थात इण धातु से एति पद बनेगा, तब यहाँ पर यह नियम लागू होगा। अब ये इण धातु से एति कैसे बना, यह विषय अभी संधि के ध्यातव्य में अभी हमको लेकर नहीं चलना है। संधि को सरल रूप से समझने के लिए बस ये समझ लीजिए कि इण धातु का एति रूप बन जाता है। तो इण धातु का जब एति वाला रूप आएगा तो यह सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा पदांत अपूर्व में रहने पर, यथा उप एति। अब यहाँ पर जो एति है इण धातु से बना हुआ है, तो उप एति। अब देखिए 1 2 1 2 उप आ गया, एति एति, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई, अर्थात स्थानीय और निमित्त दोनों की शर्तें पूरी हो गई। तो अब क्या हुआ, अ और ए यह मिल गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसा कुछ होने पर वृद्धि एकादेश हो जाएगा। तो वृद्धि एकादेश होगा तो अ और ए मिलके बन गया आई, आई बन गया। अब ये आई ही क्यों आया, आप यहाँ पर उदाहरण में देख सकते हैं, स्थानांतरतमः। अस्तु, तो उपएति बन गया उपैति। तो यहाँ पर उपैति जो है, यहाँ पर एत्येधत्यूट्सु के द्वारा वृद्धि एकादेश हुआ है। अब यहाँ पर पुनश्च ध्यान देने की बात है कि उप और इतः, यहाँ पर जो इतः है वो भी इण धातु से बना है, पर यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि क्यों नहीं होगी, क्योंकि इतः में ए नहीं है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इण धातु का ऐसा रूप जहाँ पर एति बनता हो, यहाँ पर इण धातु का जो रूप है वहाँ एति नहीं बना है, इसीलिए यहाँ पर वृद्धि भी नहीं होगी। उप इतः, तो यहाँ पर यह प्रवृत्ति नहीं आएगी। अस्तु, तो यहाँ पर यह प्रवृत्ति नहीं आएगी। तो इस प्रकार से उपैति रूप सिद्ध हो जाता है। यद्यपि देखा जाए तो यह जो सूत्र है, इस सूत्र की व्याख्या अत्यधिक हमें कक्षा के दौरान मिलती नहीं है, क्योंकि यह उपैति की सिद्धि करके ही शांत हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। किंतु यह सूत्र व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अपने अंतर्भूत कई वार्तिकों को लेकर के आता है। जैसे कि उसमें से प्रथम वार्तिक है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। फिर से अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, जोड़ दीजिए, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। अब यह क्या कहता है, यह कहता है कि अक्ष के बाद
अगर ऊहिनी आ जाए तो औ अर्थात वृद्धि रेखादेश हो जाएगा। यह भी आदि गुण का अपवाद है। वस्तुतः वृद्धि है ही गुण का अपवाद, तो यह कोई नूतन विषय नहीं है, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर देखें, इस वार्तिक के अनुसार क्या हुआ, अक्ष के पश्चात अगर ऊहिनी शब्द आ जाए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अ था किंतु यहाँ पे ऊहिनी का प्रयोग नहीं है, अतः इसी को जोड़ने के लिए अक्ष के बाद अगर ऊहिनी आ जाए तो यहाँ पर वृद्धि एकादेश हो जाएगा। अब इस प्रसंग में आगे बढ़ने से पूर्व हम लोगों ने बात की थी प्रथम सप्ताह में, जिसकी पुनरावृत्ति आवश्यक है। बात यह थी कि वार्तिककार आचार्य कात्यायन ने यह विषय स्पष्ट किया है कि जहाँ जहाँ उनको सूत्रों में उन्होंने देखा कि इन सूत्रों के परिधि को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, वहाँ वहाँ उन्होंने कृपापूर्वक इस कार्य को कर दिया। और इस कार्य को करने के कारण क्या हुआ कि उस सूत्र की परिधि में परिवर्तन आया, जिससे हमें व्याकरण के शब्दों को समझने में और अधिक सहायता हुई। कई बार कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि आचार्य पाणिनि ने सूत्र जो लिखा उसके अंतर्गत शब्द पूरे नहीं पढ़ रहे थे, इसीलिए आचार्य कात्यायन ने वार्तिक लिखा, परंतु यह गलत है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो जैसी मेधा बुद्धि प्रतिभा आचार्य पाणिनि की रही, उस प्रकार से यह संभव नहीं कि उनके द्वारा कोई शब्द छूट जाए। विषय यह है कि व्याकरण को इन तीन मुनियों ने, आचार्य पाणिनि, आचार्य कात्यायन एवं आचार्य पतंजलि ने मिलकर बनाया है। यह त्रिमूर्ति हैं जिन्होंने व्याकरण रूपी विश्व की सृष्टि एवं स्थिति एवं इसका प्रसार सुनिश्चित किया। अतः यह कहना कि इनको नहीं आ रहा था तो उन्होंने कर दिया, यह विषय नहीं है। वस्तुतः वार्तिककार आचार्य कात्यायन का यह कहना है कि जहाँ जहाँ सूत्र की परिधि की आवश्यकता है उस परिधि का विस्तार उन्होंने कर दिया है। तो इस प्रकार से उन्होंने शब्दों के प्रयोग को और अधिक सुस्पष्ट करने के लिए वार्तिकों की रचना की है, न कि किसी अन्य कारण से। यह जानते हुए, यह समझते हुए, व्याकरण के प्रति पर्याप्त श्रद्धा रखते हुए हमें आगे अपने विषय को बढ़ते हुए चलना चाहिए। अस्तु, अब पुनश्च अगर हम इस वार्तिक पर आएँ तो यह वार्तिक कहता है, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्ष के पश्चात अगर ऊहिनी शब्द का प्रयोग आ जाए तब वृद्धि रेखादेश हो जाता है। यथा अक्ष ऊहिनी। अब आप देखिए, अक्ष आ गया, ऊहिनी भी आ गया, अक्ष आ गया, ऊहिनी भी आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि रेखादेश। तो वृद्धि रेखादेश को होकर क्या होगा, अ और ऊ को मिलकर हो जाएगा औ, तो क्या बनेगा, अक्षौहिणी। वस्तुतः पूर्व पदार्थ संज्ञायामगः के द्वारा न कोण आदेश हो जाता है, तो अतः अक्ष ऊहिनी, अक्षौहिणी यह सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर क्या स्पष्ट हुआ कि अक्ष ऊहिनी मिलकर अक्षौहिणी बना, तो यह जो अक्षौहिणी शब्द जो बना है, पद जो बना है, यह इस वार्तिक के कारण हमको संभव हो जाता है। अस्तु, अब अक्षौहिणी है क्या, उसका परिचय हम स्लाइड में देखेंगे। अक्षौहिणी सेना के मान की वह इकाई है जिसके अंतर्गत 2,18,700 सैनिकों की संख्या आती है। जैसे एक प्लाटून होता है, जिस प्रकार से एक कमांड होती है, उसी प्रकार से अक्षौहिणी यह एक इकाई है सेना के माप करने की। जैसा कि स्पष्ट है और सर्वविदित है कि महाभारत में कौरवों के पक्ष से 11 अक्षौहिणी सेना एवं पांडवों के पक्ष से 7 अक्षौहिणी सेना ने युद्ध में प्रतिभाग किया था, तथा यह 11 और 7 मिलकर के 18 अक्षौहिणी सेना के मध्य भीषण युद्ध हुआ था, तथा इसी युद्ध की परिणति महाभारत के युद्ध के रूप में तथा द्वापर युग के अंत के रूप में परिलक्षित होती है। यह सर्वविदित तथ्य है। अस्तु, अब ये 2,18,700 के विषय में यह जो ऐतिह्य में हमको प्राप्त होता है, चिंतामणि में इसको लेकर के श्लोक में कहा गया है, जो कि हम स्लाइड में देख सकते हैं। यह श्लोक के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अक्षौहिणी सेना का रूप बना है। अस्तु, तो इसके अधिक विस्तार में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमको आगे भी वार्तिकों को देखने की आवश्यकता है, पर यहाँ समझने की आवश्यकता है कि 18 अक्षौहिणी सेना, तो अगर हम देखें तो 18 अक्षौहिणी, तो इसमें अगर हम इसको अगर 18 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमको संख्या जो मिलेगी, इतनी सेना ने मिलकर आपस में युद्ध लड़ा था, और जिसके कारण महाभारत का युद्ध जो है वो इतिहास में सर्वप्रसिद्ध हो गया। अस्तु, तो इस प्रकार से अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम इस वार्तिक के द्वारा अक्षौहिणी की सिद्धि हो जाती है। उसके बाद अगले वार्तिक की अगर हम बढ़ें
अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे जिससे हमको पढ़ने में सरलता हो। प्रादु हो ढोढ्ये शैष्येषु। अब यहाँ पर समझिए, जैसे जब हम स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा करते थे तो उस समय क्या होता है, बड़े बड़े शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए तिरुवनंतपुरम, तो ये एक साथ बोलना बड़ा कठिन होता था, तो क्या करते थे, तिरुवनंतपुरम जोड़ दीजिए तिरुवनंतपुरम। वस्तुतः ये एक विडंबना है कि अपने देश की भाषा को, अपने समाज की भाषा को सीखने के लिए हमको अन्य भाषा का उदाहरण लेना पड़ रहा है, किंतु जिस प्रकार से तिरुवनंतपुरम एक साथ बोलने के लिए तिरुवनंतपुरम यह अलग अलग हुआ था, उसी प्रकार से इसको भी हम अलग अलग हिस्सों में अगर हम तोड़ते हैं तो हमको इसका उच्चारण संपूर्ण रूप से ज्ञात हो जाएगा। तो पुनः अब स्लाइड पे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे और इसको पूरा पढ़ने का तरीका हम समझेंगे। प्रादु हो ढौढ्ये शैष्येषु, अर्थात प्रादु हो ढौढ्ये शैष्येषु। अब जोड़ते हैं, प्रादु हो ढौढ्ये शैष्येषु। यह वार्तिक है। यह वार्तिक कहता है कि प्र के पश्चात, प्र के बाद या प्र के अव्यवहित पर में अगर ऊह, ऊठ, ऊढ़ि, एष, एष्य अगर यह आ जाते हैं तो वृद्धि एकादेश हो जाएगा। वृद्धि एकादेश होकर के यहाँ पे, चूंकि यहाँ पर प्र में अ है तथा इन सभी में ऊ अथवा ऐ की बात आती है, तो यहाँ पर औ आदेश हमको दिख जाता है अथवा ऐ आदेश दिखेगा। अर्थात अ के बाद अगर ऊ आएगा तो हमको मिलेगा औ, तथा अ के बाद अगर ऐ आएगा तो हमें मिलेगा ऐ। अतः औ एवं ऐ यह दोनों आदेश होते हैं। जैसे प्रऊह प्रौहः, प्रऊढः प्रौढः, प्रएषः प्रैषः, प्रएष्यः प्रैष्यः। अब इन सभी शब्दों में आपको संभवतः इन सभी शब्दों का उतना ज्ञान न हो या हो सकता है हो, किंतु प्रौढ़ शब्द एक ऐसा है जो हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। प्रौढ़ हो जाना, प्रौढ़ता आ जाना, मैच्योरिटी, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमको आज पता चला कि प्रौढ़ वस्तुतः एक वार्तिक के द्वारा सिद्ध होता है, और उस वार्तिक का नाम क्या है, फिर से स्लाइड में देखेंगे। प्रादु हो ढौढ्ये शैष्येषु, इस वार्तिक के द्वारा प्रौढ़ शब्द हमको प्राप्त होता है। अस्तु, तो इस प्रकार से यह वार्तिक भी वृद्धि एकादेश करता है। तो वृद्धि एकादेश अर्थात वृद्धि का कितना महत्व है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वृद्धि का महत्व संधि में भी कितना अधिक है। आमतौर पर जब हम संस्कृत को केवल कक्षा में पढ़ते हैं सिलेबस पूरा करने के लिए, या केवल महाविद्यालय में या केवल विद्यालय में पढ़ते हैं सिलेबस पूर्ण करने के लिए, या हिंदी में जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वृद्धि संधि विधायक जो सूत्र है, वृद्धि रेचि, बस वही वृद्धि है। परंतु ऐसा नहीं है। वृद्धि का अपने संधि में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, तथा सुबंत एवं तिङंत की सिद्धियों में तो स्थान है ही। तो उसी का उदाहरण दिखाने के लिए यह स्वतंत्र कक्षा एत्य धत्ति उत्सव को लेकर के बनाई गई है। जैसा कि उदाहरण में हमने देखा कि प्रौढ़ः, यहाँ पर भी वृद्धि एकादेश हुआ है, परंतु यहाँ पर वृद्धि एकादेश वार्तिक के द्वारा हुआ है, तथा यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के रूप में सामने आता है। अस्तु, अब अगर स्लाइड में हम पुनः देखें तो प्रौढ़ः, प्रौढ़ः, प्रैषः, प्रैष्यः, यह सारे के सारे इस वार्तिक के द्वारा सिद्ध होते हैं। अस्तु, अब इसके बाद पुनश्च तृतीय वार्तिक, ऋते च तृतीया समासे। अब यह वार्तिक क्या कहता है, तो यह वार्तिक समास के प्रसंग में आता है। ऋत के साथ तृतीय समास का जब प्रसंग आएगा तो उसमें आता है। तो इस विषय को अधिक रूप से समझने के लिए हम सीधे स्लाइड पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। यथा सुखार्थः, सुखेन ऋतः, यहाँ पे जो ऋत है वो तृतीय समास के साथ यानी तृतीय विभक्ति के साथ समस्त पद होकर के प्रयोग में हमको दिख रहा है। तो सुखेन ऋतः, सुखेन तो यहाँ तृतीय है, तो यहाँ पे तृतीय होने से क्या हुआ कि सुखेन ऋतः यह हो गया लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह हो गया सुख टा ऋत सु। अब यहाँ पर इस वार्तिक के द्वारा जब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो सुबो धातु प्रातिपदिकों के द्वारा प्रातिपदिक का लोप कर देंगे तो सुख हरित बन जाएगा। ठीक है, यह विषय तो आगे हम देखेंगे व्याकरण को तो उसको समझेंगे, पर अभी सार रूप में क्या हुआ कि सुखेन ऋतः, तो ये लौकिक विग्रह है, अलौकिक विग्रह हो गया सुख टा ऋत सु। अब यहाँ पे टा और सु यानी प्रातिपदिक का लोप हो जाता है, बचता है सुख और ऋत।
तो यहाँ पे सुख और वृत जो मिला, तो यहाँ पर ऋते च तृतीया समास से यह जो वार्तिक है इसकी प्रवृत्ति आ जाती है और यह क्या करता है, सुख और वृत को मिला करके आर बना देता है। अब यह आर बना उरण और परह की सहायता से, जो कि आप गुण के प्रसंग में एवं वृद्धि संधि के प्रसंग में भी इसको आप सुन चुके हैं। तो अब क्या हुआ, सुख वृत अर्थात अ और री, इसको यहाँ पर आर हो गया प्रकृत वार्तिक के द्वारा। तो सुखार्त, सुखार्त फिर विभक्ति कार्य सुखार्तः बन जाता है, अर्थात सुखार्तः के सिद्धि में भी प्रकृत सूत्र एत्यधत्यूट्सु के अंतर्भूत वार्तिक ऋते च तृतीया समासे की प्रवृत्ति हमको दिखाई पड़ती है। अस्तु, अब अंतिम वार्तिक की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो हमको मिलेगा कि अब इसको भी हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तथा इसमें कई सारे शब्द हमको मिल जाते हैं जिसमें एक की सिद्धि अर्थात एक की संधि हम लोगों ने यहाँ पर स्लाइड में की है तथा बाकी संधियाँ आप खुद स्वयं से करेंगे ऐसी आशा है। तो अब स्लाइड पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह क्या कहता है वार्तिक, यह वार्तिक कहता है कि प्र वत्सर कंबल वसनारण दशानामृणे, अर्थात प्र वत्सर कंबल वसनारण दशानामृणे, अर्थात प्र वत्सर कंबल वसन ऋण दश, अगर इनके बाद अगर ऋण शब्द आ जाए तो वृद्धि एकादेश हो जाता है। अर्थात यहाँ पर प्र वत्सर कंबल वसन ऋण दश, अर्थात इस वार्तिक में अगर हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर स्थानिक रूप में 6 हैं, प्र वत्सर कंबल वसन ऋण और दश, अर्थात 6 स्थानीय हैं हमारे। इसके बाद इसको हटा देते हैं जिससे कि कोई कन्फ्यूजन या संदेह ना हो। तो इन स्थानिक रूप में हमारे पास 6 हैं, तो इन 6 में से कोई भी आ सकता है तथा निमित्त के रूप में ऋण है, अर्थात 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर स्थानीय और निमित्त हमको मिलना चाहिए, अगर मिल जाता है तो यहाँ पर वृद्धि एकादेश हो जाएगा इस वार्तिक के द्वारा। यथा प्र ऋण, प्र आ गया, ऋण आ गया, तो यहाँ पर प्र और ऋण ऐसी स्थिति आने पर अ और री की स्थिति आने पर यहाँ पर आर हो जाएगा। तो प्रारण वर्ण संहिता प्रारण विभक्ति कार्य प्रारणम बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्रारणम यह जो रूप बना, यह जो पद की सिद्धि हुई, यह इस पद की सिद्धि भी इस वार्तिक के द्वारा होती है। जहाँ पर प्र और ऋण, तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि निमित्त में एकमात्र ऋण यही पद है, यानी इससे पहले हमने जितनी भी संधियाँ पढ़ी उसमें कभी भी निमित्त एक नहीं रहा, बहुत सारे रहे। जैसे गुण में तो स्वर ही है, वृद्धि में एच है, इस प्रकार से हमने देखा। परंतु यह वार्तिक एक ऐसा है, और जो हमने अक्षौहिणी देखा था वह वार्तिक भी कैसा था जहाँ पर निमित्त एक ही था, वहाँ पर ऊहिनी और यहाँ पर ऋण, यानी हम ये कह सकते हैं कि ऊहिनी और ऋण इनके लिए एक पृथक वार्तिक की कल्पना ही की आचार्य कात्यायन ने। अस्तु, तो जिस प्रकार से प्रऋण प्रारण और प्रारणम बना, उसी प्रकार से वत्सरारणम कंबलारणम वसनारणम ऋणारणम दशारणम आदि रूप भी सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी सिद्धियों की हमको प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि एत्यधत्यूट्सु यह जो सूत्र है, यह सूत्र यद्यपि संस्कृत व्याकरण के लघु सिद्धांत की पुस्तिका में एक छोटा सा स्थान ही लेता है, किंतु व्याकरण की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि यह उन विरले सूत्रों में से एक है जो अपने अंतर्भुक्त 4 वार्तिकों के साथ अलग 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 पदों की सिद्धि भी करता है। तथा इसी के साथ एत्यधत्यूट्सु को समझते हुए हम आगे की और संधियों को लेकर के प्रवृत्त होंगे तथा आप इस विषय को अच्छे से अवगाहन करते हुए इसका ध्यान देंगे। इसी के साथ आज की कक्षा को संपन्न करेंगे और आप सभी से पुनः मिलने की आशा के साथ धन्यवाद।